Namaste. My name is Dr. Arun Srivastav, Faculty of Education and Methodology. मैं अभी आपको नेचर ऑफ एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रकृति और दायरा, इस बारे में मैं बताऊंगा। आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है? ये जो समाज है सभ्य लोगों के द्वारा बनाया जाता है, जो दिन प्रतिदिन के लेन देन में शामिल होते हैं। ये लेन देन सांस्कृतिक मूल्यों, मानवीय आतंक क्रियाओं और आर्थिक और वित्तीय निर्णयों पर आधारित होते हैं। अर्थशास्त्र इन अंतर क्रियाओं की भाषा और सिद्धांत है। यह उन वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से संबंधित है जो नियमित कामकाज में मदद करती हैं। कई अलग अलग जो सिद्धांतकार हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो अपने हिसाब से बताते हैं। कुछ सिद्धांतकार इसे सामाजिक विज्ञान मानते हैं, द इकोनॉमिक्स जे सोशल साइंस। कुछ सिद्धांत इसे सामाजिक विज्ञान मानते हैं। इसके अलावा यह केवल उन संख्याओं, सांख्यिकी और ग्राफ से संबंधित नहीं है जो विवेकपूर्ण प्रगति या गिरावट को दर्शाते हैं। यह समाज के सामने आने वाले सभी केंद्रीय मुद्दों को कवर करता है। जितने भी केंद्रीय मुद्दे होते हैं सबको कवर करता है। इसलिए यह कहना सुरक्षित है कि समाज और उसके गठन करने वाले लोगों को समझने के लिए अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है। यहाँ हम अर्थशास्त्र की प्रगति और दायरे का पता लगाते और समझते हैं। कई विचारों, सिद्धांतकारों और जाने माने अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांत और अनुप्रयोग तैयार किए हैं। इन महान विचारकों को शास्त्रीय और नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के रूप में जाना जाता है। कौन से? शास्त्रीय और नवशास्त्रीय। अब हम देखेंगे शास्त्रीय अर्थशास्त्री, यानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स। इस श्रेणी में पहले अर्थशास्त्री एडम स्मिथ हैं। पहले अर्थशास्त्री कौन है? एडम स्मिथ हैं, जिन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। द एडम स्मिथ इज ए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने एक परिभाषा दी, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। शब्द के द्वारा गढ़ा गया। उन्होंने इस विचार का समर्थन किया कि मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा मांग और आपूर्ति के माध्यम से खुद को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा उनका मानना था कि अधिक जोखिम वाली या खतरनाक मानी जाने वाली नौकरियों में अधिक वेतन मिलता है। जहां जोखिम ज़्यादा होता है, जहां खतरा ज़्यादा होता है, वहां पे वेतन ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा उनके द्वारा बनाई गई थी। किसके? जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा उनके द्वारा बनाई गई थी। इसलिए संक्षेप में कहें तो शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने गैर भौतिक सेवाओं की अनदेखी करते हुए आर्थिक विकास और स्वतंत्रता का समर्थन किया। यहाँ मनुष्य के बजाय धन को प्राथमिक महत्व दिया जाता है। एडम स्मिथ जी का कहना है कि
अर्थ महत्वपूर्ण है, धन महत्वपूर्ण है। अगर धन नहीं है, अगर अर्थ नहीं है तो मनुष्य का जीवन बेकार है। इसके अलावा कई अर्थशास्त्री इसको मानव कल्याण केंद्रित मानते हैं, अर्थशास्त्र को। आगे देखते हैं। दूसरे हैं नवशास्त्रीय अर्थशास्त्री, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। इसमें जो अर्थशास्त्री आते हैं वो हैं नवशास्त्री में अल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम है? अल्फ्रेड मार्शल। ये सबसे प्रसिद्ध नवशास्त्रीय अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। इस प्रकार अर्थशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान माना जाता है और इसने कला की दुनिया में एक प्रतिष्ठित स्थान भी प्राप्त किया है। यहाँ वस्तुओं और सेवाओं की खपत से कहीं अधिक पर ध्यान दिया जाता है। यह समाज के सामने आने वाले सभी केंद्रीय मुद्दों को भी शामिल करता है और इसके कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा अल्फ्रेड मार्शल यह कहने के लिए प्रसिद्ध हैं कि विभिन्न संसाधनों की कमी अर्थशास्त्र और संबंधित अवधारणाओं को जन्म देती है। संसाधनों की कमी मनुष्य को वैकल्पिक संसाधनों की ओर ले जाती है। जब आप यह समझते हैं कि कोई संसाधन हमारे पास नहीं है तो उसके अलावा हम और क्या काम कर सकते हैं और किसे काम में ले सकते हैं, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं, विचार करते हैं। अब आगे है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रकृति और दायरा। इस बारे में हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है और इसका दायरा यानी स्कोप क्या है। तो शास्त्रीय सिद्धांतकार अपेक्षाकृत संकीर्ण दायरा प्रस्तुत करते हैं। नवशास्त्रीय सिद्धांतकार सुझावते हैं कि अर्थशास्त्र की प्रकृति और दायरा व्यापक है। अर्थशास्त्र की प्रकृति के संदर्भ में इसे दो क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। क्या है? विज्ञान और कला। इन दो क्षेत्रों में विभाजित होने के बावजूद इसे दोनों का एक हिस्सा माना जाता है। विभाजित तो कर दिया लेकिन विज्ञान और कला दोनों क्या है? एक हिस्सा है। अब देखते हैं अर्थशास्त्र एक कला के रूप में। कला एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी भी कौशल की अभिव्यक्ति और अनुप्रयोग के साधनों पर ध्यान केंद्रित करता है, चाहे वह रचनात्मक, व्यवहारिक या भावनात्मक हो। कला हमारे चारों ओर मौजूद है और कला की सराहना करने के लिए एक महान दिमाग की आवश्यकता होती है। किसी भी अन्य कला रूप की तरह अर्थशास्त्र में बहुत अधिक कल्पना की आवश्यकता होती है। हालांकि कल्पना वास्तविकता के संदर्भ में होनी चाहिए और एक क्षणभंगुर विचार नहीं हो सकता। इसके अलावा अर्थशास्त्र लक्ष्य उन्मुख है। यह लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों के बारे में बताता है। कला के मामले में यह भी बात है। उदाहरण के लिए कला हमें किसी भी चीज को कैसे करें वाले हिस्से के बारे में बताती है। अर्थशास्त्र ऐसे सिद्धांत भी बताता है जो अंतिम लक्ष्य के कैसे करें वाले हिस्से पर चर्चा करते हैं। इसलिए
कला और अर्थशास्त्र पुस्तक आधारित ज्ञान की व्यवहारिक अनुप्रयोग से निपटते हैं। दोनों ही सिद्धांतों को जीवंत बताते हैं। अब देखते हैं अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में। किसके रूप में? एक विज्ञान के रूप में। कैसे? विज्ञान कारण और प्रभाव संबंध निर्धारण करता है। विज्ञान कारण और प्रभाव संबंध निर्धारित करता है। यह मात्रात्मक है और वांछित परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए सिद्ध तंत्र का उपयोग करता है। यह प्रयोग पर आधारित है। अर्थशास्त्र में ये सभी गुण हैं। यह मांग और आपूर्ति के बीच वस्तुओं और सेवाओं की खपत के लिए एक मजबूत कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करता है। इसके अलावा इसे ग्राफ और चार्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसे में मापा या मात्रा वृद्ध किया जा सकता है। इसको ग्राफ और चार्ट, साथ में पैसे में भी इसको मापा जा सकता है। किसमें? पैसे में भी, या मात्राबद्ध किया जा सकता है। यह अंतिम परिणाम का पूर्वानुमान लगाने के लिए अपने स्वयं के तरीकों का उपयोग करता है। इसलिए अर्थशास्त्र एक विज्ञान है और यह दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है सकारात्मक। ये चरों के बीच कारण और प्रभाव संबंध पर आधारित है और तथ्यों को निर्धारित करता है। मानक, यह मूल्य निर्णयों पर आधारित है और इसका संबंध इस बात से है कि चीजें कैसी होनी चाहिए। अतः एक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र सिद्धांत और नियमों से संबंधित है। एक कला के रूप में अर्थशास्त्र अनुप्रयोग और निष्पादन से संबंधित है। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का दायरा क्या है, इस पर इसके स्कोप क्या है, इस पर बात करेंगे। इस स्कोप से तात्पर्य उस सीमा से है जिस तक कोई चीज संबंधित है, या जिस सीमा तक कोई चीज संबंधित है। वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग इसके दायरे को परिभाषित करने का सबसे बुनियादी तरीका है। हालांकि वास्तव में अर्थशास्त्र का दायरा वस्तुओं और सेवाओं की नियमित खपत से कहीं अधिक है। तो इसे हम आगे भी निम्न प्रकार से जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। इसका एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी माइक्रो। माइक्रो का मीन्स होता है सबसे छोटा। यह वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग की व्यक्तिगत इकाइयों के साथ साथ उत्पादन और बहुत कुछ का अध्ययन करता है। यह एक ही घर, एक ही कार्यालय, एक उद्योग या एक ही बाजार से संबंधित है। बहुत छोटी छोटी इकाइयों के बारे में इसका अध्ययन होता है। इसके अलावा उत्पाद मूल्य निर्धारण और उपभोक्ता या फर्म व्यवहार जैसी अवधारणाएं भी इसका हिस्सा हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बाजारों का भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए वस्तुओं और सेवाओं की खपत और इसके लिए जिम्मेदार व्यवहार सूक्ष्म अर्थशास्त्र का हिस्सा है। किसका? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का हिस्सा है।
दूसरा आता है समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? बड़ा। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब बड़ा से होता है। ये वस्तुओं और सेवाओं के समग्र उत्पादन और खपत का अध्ययन करता है। यह राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएनपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद से संबंधित है। माइक्रो लेवल बिजनेस साइकिल, राष्ट्रीय बजट, बेरोजगारी और मुद्रा आपूर्ति जैसी अवधारणाएं माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। कहने का मतलब ये कि माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है। जैसे किसी का व्यक्तिगत कोई एक बिजनेस हो गया, कोई संस्था हो गई, कोई एक ऑफिस हो गया, कोई एक छोटा कोई समूह हो गया, उनका अध्ययन करता है। इस तरह जो माइक्रो अर्थशास्त्र है ये समग्र उत्पाद का अध्ययन करता है। जैसे जीडीपी है, राष्ट्रीय आय है, समस्त उत्पादन है, जीएनपी है, ऐसे जो बड़े बड़े समूह हैं इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है। तो ये हो गया आपका समष्टि अर्थशास्त्र। हम बात करते हैं निष्कर्ष के बारे में। इस प्रकार अर्थशास्त्र की प्रकृति और दायरा केवल वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से कहीं अधिक है। वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से कहीं अधिक है। अर्थशास्त्र समाज के सामने आने वाले सभी केंद्रीय मुद्दों को कवर करता है और इसलिए इसे एक सामाजिक विज्ञान भी माना जाता है। इसलिए अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो कई ज्ञानवर्धक विचारों का मार्ग प्रशस्त करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो विषय है हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगी है। हम हर क्षेत्र में जहाँ भी जाते हैं, अपना व्यक्तिगत क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, बौद्धिक क्षेत्र हो, कहीं भी जाते हैं तो हमको अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। हम कभी छोटे से गांव में रहते हैं, हम कृषि करते हैं, खेती करते हैं, हम ना कोई छोटा कोई उद्योग लगाते हैं, डेयरी लगाते हैं, तो हमें हर जगह अर्थशास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता होती है। इसलिए अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और धन का विज्ञान भी है। जैसे एडम स्मिथ ने बोला कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, यानी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। वहीं मार्शल ने बोला कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण केंद्रित है, यानी जो धन है वो मानव कल्याण केंद्रित होना चाहिए। तो दोनों को आप समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं। धन्यवाद।